नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करिए। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और यह आपको आता ही है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 संख्याएं दी हुई हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ये 3 संख्याएं दी हुई हैं और इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि इस्तेमाल करना, यूज़ करना है हमें। तो 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, फिर 15 का गुणनखंड करेंगे, फिर 21 का गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, इस तरीके से गुणनखंड हो गया। ये 3 पच्चे 15, 5 एकम 5 और ये 21 है तो किससे विभाजित तो होगा, 3 से होगा। 3 सते 21 और 7 एकम 7। इस तरीके से गुणनखंड करना आपसे आता है। चलिए अब करना क्या है, 12 को लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, 2 की घात 2, 2 2 3, पहले 2 बार 2 से 2 बार विभाजित हुआ है, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 हो जाएगा। 15 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हो जाएगा। और 21 बराबर हो जाएगा कितना, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। इधर एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉमन नंबर्स करने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्या बताया था कि जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 की घात 0 और इसमें भी गुणे 2 की घात 0 कर लेते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि तीनों में अब 2 हो चुका है। ठीक है, 3 तीनों में है, 5 तीनों में नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 की घात 0, इसमें 5 ऑलरेडी है, इसमें भी 5 की घात 0 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें 7 है, इन दोनों में 7 नहीं है, तो गुणे 7 की घात 0 और इसमें भी गुणे 7 की घात 0। अब देखिए एचसीएफ यदि चाहिए आपको तो कॉमन संख्याओं में से, उभयनिष्ठ संख्याओं में से जिसकी घात सबसे कम है उस संख्या को ले लेना है। जैसे देखिए इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 0 है, इसमें 2 की घात 0 है, 2 कॉमन है तीनों में, घात किसकी सबसे कम है, 2 की घात 0। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 2 की घात 0, यह क्या हो जाएगा, 2 की घात 0 ले लेंगे। फिर गुणे, उसके बाद कौन संख्या 3 है, 3 की घात 1 इसमें है, इसमें भी 3 की घात 1, इसमें भी 3 की घात 1, तीनों में 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 यानी 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 5 की घात 0 इसमें है, 5 की घात 1 इसमें है, 5 की घात 0 इसमें है। घात किसकी कम है, 0 वाली कम है, तो गुणे 5 की घात 0 हो जाएगा। और क्या कॉमन है, 7 देखिए तीनों में है, इन दोनों में भी 7 है, इसमें भी 7 है, जिसकी घात सबसे कम है उसको लेना है। 7 की घात 0, 7 की घात 0, 7 की घात 1 है, यहाँ पे है, यह 0 है, 7 की घात 0, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा 7 की घात 0। अब जिसकी घात 0 रहती है तो आपको पता ही है कि उसका मान कितना होता है, 1 होता है, 1 मान होता है जिसकी घात 0 है। जैसे 7 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 0 का मान 1 है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल्स टू आ जाएगा, सब 1 हो जाएंगे, बचेगा 3। तो हमारा क्या निकल आया, ये एचसीएफ निकल आया, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करना है, सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है, लेकिन जिसकी घात ज़्यादा होगी उस नंबर को लिखना है। जैसे 2 की घात यहाँ पे 0 ली गई थी, तो अब देखिए 2 की घात 2 इसमें है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, 2 की घात 2 सबसे ज़्यादा है, तो एलसीएम में जिसकी घात ज़्यादा होगी उसको लिख लेना है, 2 की घात 2 हो जाएगा। फिर अगला देखिए तीनों में 3 है तो गुणे 3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। गुणे 3 के बाद क्या है, 5 है, तीनों में देखिए 5 है, सबसे ज़्यादा घात किस में है, 5 की घात 0, 5 की घात 1 और इसमें 5 की घात 0, 5 की घात 1 सबसे अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 5 की घात 1। अगला नंबर क्या है, 7 है। 7 देखिए 7 की घात 1 सबसे ज़्यादा है, बाकी दोनों में 7 की घात 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 7 की घात 1। समझ पा रहे हैं आप। एलसीएम में जो कॉमन संख्याएँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या को लिखना है और एचसीएफ में जिसकी घात सबसे कम है उस कॉमन संख्या को लिख लेना है। चलिए अब एलसीएम के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7,
सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पना 35 और 4 तिहाई 12, यानी 35 का गुणा करेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 6 आ गया, 12 तिहाई 36, 36 6 42, 420 आ गया। 420 हमें क्या मिल गया, एलसीएम मिल चुका है। यह मिल गया हमें एलसीएम, कितना हो गया ये, 420 हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो चुका है। सेकंड में देखिए क्या क्या नंबर है हमारे पास। सेकंड में देखिए 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या क्या संख्याएं हैं, क्या क्या संख्याएं हैं, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। अब जब तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका HCF 1 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हल में यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे दी गई तीनों संख्याएं। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, या तो आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, या दूसरा तरीका है कि जैसे HCF और LCM आप निकालते हैं गुणनखंड करके, उस तरीके से गुणनखंड कर लीजिए। दोनों विधियां ही सही हैं, दोनों विधि जो आपको आसान लगे लिख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट इसमें लिख देता हूं, बाकी गुणनखंड करके HCF LCM निकालना ये आपको आता ही है। और इसमें स्टेटमेंट में लिख देता हूं, दी गई तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अतः तीनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है। LCM कैसे निकलेगा, LCM इक्वल्स टू क्या होगा, LCM इक्वल्स टू, यदि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल यानी 17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों संख्याओं का जो भी गुणनफल आएगा, इन तीनों संख्याओं का जो भी गुणनफल आएगा वो क्या होगा, LCM हो जाएगा। तीनों संख्याओं का आप गुणनफल निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा। तो HCF इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं का गुणनफल LCM हो जाएगा। बाकी आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या क्या संख्याएं दी हुई हैं। अगले क्वेश्चन में संख्याएं दी हुई हैं 8, 9 और 25। क्या है, 8, 9 और 25। तो थर्ड नंबर कौन सी संख्याएं हैं, 8, 9 और 25। इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, इन तीनों संख्याओं का निकालना है, इन तीनों संख्याओं का निकालना है LCM और HCF गुणनखंड विधि द्वारा। हल करते हैं इसको। हल करने के लिए 8 का गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का गुणनखंड करेंगे, फिर 25 का गुणनखंड करेंगे। चलिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 5 पचम 25, 5 एकम 5। देखिए 8 बराबर 2 की घात 3, 9 बराबर 3 की घात 2 और 25 बराबर 5 की घात 2। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, कॉमन संख्या कोई नहीं है। तो HCF हो जाएगा हमारा 1, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। और LCM क्या हो जाएगा, जब कोई कॉमन संख्याएं नहीं मिलती हैं तो HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। और LCM क्या निकल आएगा, LCM तीनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, यानी 2 की घात 3,
गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, तो 2 की घात 3 हो जाएगा 8 गुणे 3 की घात 2 9 गुणे 5 की घात 2 25। इन तीनों का गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, इन तीनों का गुणा करने के बाद जो संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी, वो HCF हो जाएगा आपका। तीनों को गुणा करने के बाद, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से एक चीज़ आप समझिएगा, क्या है वो, कि क्वेश्चन नंबर 2 में सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं थी। तो जब सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और ऐसी संख्याओं का LCM और HCF आपको निकालना है, तो LCM तीनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और HCF 1 हो जाएगा। पहली कंडीशन हो गई। सेकंड केस में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या हमने पाया है कि जो संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं ही हैं, लेकिन तीनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी कॉमन कोई संख्या नहीं है, इनके गुणनखंड में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो इस केस में भी जब कोई कॉमन गुणनखंड ना मिले, उसमें क्या होता है, HCF 1 होता है और LCM तीनों का गुणनफल होता है। दोनों केस में अभाज्य संख्याएं हैं तो सेम चीज़ ही होगी जो अभी मैं बताया हूँ, और भाज्य संख्याएं हैं और कोई कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन संख्या नहीं है, उनके गुणनखंड में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो भी HCF 1 होगा और LCM तीनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है तो उसे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आगे हमें। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, 2 संख्याएं दी हुई हैं और LCM निकालना है। 3 चीज़ें दी हुई हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। 2 संख्याएं दी हुई हैं और ये LCM दिया हुआ, HCF दिया हुआ है, लिखा है ना, यदि HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9 है। HCF यदि 9 है इन दोनों संख्याओं का, तो इन दोनों संख्याओं का LCM फाइंड करिए। तो आपको एक फार्मूला बताया गया है। क्या फार्मूला बताया गया है, हल करेंगे तो आपको पता ही है कि A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, ये आपको पता है, इतना आपको पता है, ठीक है। अब A क्या है, इन दोनों में से एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह हो गया A और ये संख्या हो गई B, ठीक है। तो A की जगह पे A को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 306 गुणे 657 बराबर LCM गुणे HCF। HCF भी दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 6 हमें दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 6 नहीं है 9 है। HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। LCM फाइंड करना है तो LCM को छोड़कर 9 को इधर ट्रांसपोज कर देना है। इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 306 657, 306 गुणे 657 भागे 9 हो जाएगा, भागे 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या आ गया, LCM आ गया, यहाँ पे आ गया LCM। 9 को विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो गया, 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9, तो संख्या क्या हो गई, 306 गुणे 73 बराबर LCM। अब इन तीनों का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 306 73 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 और 3 शून्यम 0 1, 3 त्रिकाई 9, 6 सत्ते 42 और 4 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा, 8 2 1 3, 9 4 13, 3 हाथ आई 1 1 1 2 और 2, 22,338। तो 22,338 हमारा क्या आ गया, LCM। LCM ये हमारा मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। LCM कितना आ गया, 22,338 LCM हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 4 भी हो जाता है सॉल्व। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n का ऐसा कौन सा मान है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, जैसे 6 की घात n है, 6 की घात n लिखा हुआ है, तो n की जगह पे ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या लिख जाए। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि 1 2 3 4 इज एंड सो ऑन। जो संख्याएं हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो एक एक करके n की जगह में रखते हैं। n की जगह पे क्या रख देते हैं? 6 की घात 1, 1 को रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 6। 6 की घात 2 रखेंगे तो आ जाएगा 36। 6 की घात 3 रखेंगे तो 36 में 6 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 36, 36 18 3 21 216। इसी तरीके से आप बाकी भी संख्याओं को रख के देख सकते हैं। 4 को रख के दे सकते हैं, 5 को रख के दे सकते हैं। तो ये तो हो गई समझने वाली बात कि 6 की घात n में हमें n के मान को रखना है एक एक करके, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। अब समझिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं तो 6 की घात n बराबर अब n की मान को रखने के लिए इससे पहले एक चीज़ को और समझ लीजिए कि इकाई का अंक 0 यानी 0 पर समाप्त होने वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को लेकर देखिए। जैसे एक संख्या हो गई 10 और एक हो गई 20 और एक हो गई 30। ये 3 एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इकाई के अंक में 0 यानी 0 पर समाप्त हो रहा है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 5 आ जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 आएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। देख पा रहे हैं? तो इनमें से आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि यदि इकाई में 0 चाहिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो उसके पास 2 गुणनखंड होने जरूरी हैं। कौन कौन से? 2 और 5। 2 और 5 इसमें भी हैं, 2 और 5 इसमें भी हैं, 2 और 5 इसमें भी हैं। इसके अलावा भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि 2 और 5 है तो वह संख्या यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड में संख्या 2 और 5 है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो 6 की घात n में हालांकि इस तरह के प्रश्न को हमने उदाहरण में सॉल्व कराया है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें 4 की घात n को सॉल्व करा के दिखाया गया है कि 4 की घात n में n का ऐसा कौन सा मान है जो इसको 0 कर दे। अब 6 की घात n में n का कौन सा मान है जो 6 की घात n को 0 कर दे, तो उसे समझते हैं। तो गुणनखंड अगर करेंगे 6 का तो हमें क्या संख्या मिलेंगी? हमें संख्या मिलेगी 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और घात n तो है ही। अब देखिए, यहाँ से हमने पाया कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के लिए उनके पास 2 गुणनखंड होना जरूरी है, 2 और 5। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास गुणनखंड हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब n का ऐसा कोई मान नहीं है जो इस संख्या को 0 पर समाप्त करे। समझ पा रहे हैं आप? n की घात 6 की घात n है, तो n का ऐसा कोई मान नहीं हो सकता है जो 6 की घात n को 0 पर समाप्त करे। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 0 लाने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के पास 2 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से? 2 और 5 होने अनिवार्य हैं। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 का जो गुणनखंड है इसके पास 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा रीज़न लिखेंगे, कारण लिख लेंगे कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के पास 2 और 5 गुणनखंड होना आवश्यक है। छः के गुणनखंड में
5 नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n में n का कोई ऐसा मान नहीं है जो इसे 0 पर समाप्त कर सके। सिंपल से ही रीजन लिख देना है आपको, हो गया। यही रीजन आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और सिर्फ इतना ही है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त। अगले नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठवां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि दो संख्याएं दी हुई हैं, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याओं की क्या पहचान होती है? भाज्य संख्याओं की यह पहचान होती है कि भाज्य संख्या के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड एक तो होता ही है, दूसरा गुणनखंड वो स्वयं होता है, और इसके अलावा भी कुछ और गुणनखंड होते हैं। यदि इन दोनों में हमें एक और स्वयं के अलावा कुछ गुणनखंड मिल जाते हैं तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यही हमें इसमें दिखाना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर संख्या को लेते हैं। पहली संख्या क्या दी हुई है? 7 × 11 × 13 धन 13। तो यह हो जाएगा, एक टर्म ये पूरा हो गया, एक टर्म ये पूरा हो गया, एक टर्म ये है। दोनों के पास 13 कॉमन है, दोनों के पास 13 कॉमन है। 13 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 7 × 11 बच गया, 13 बार निकला है तो। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या संख्या मिल गई? यहाँ से हमें संख्या मिल गई 13 × 7 11 7 77 धन 1 78। 13 × 78 हो गया, 13 × 78 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या के पास एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या होगी। समझ पा रहे हैं आप? 13 × 78 इन दोनों का गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी तो उसके पास एक गुणनखंड एक है ही, एक स्वयं है ही। 13 भी उसका गुणनखंड होगा, 78 भी उसका गुणनखंड होगा। देख पा रहे हैं इसमें कि इसके गुणनफल में इन दोनों के गुणनफल के बाद इन दोनों के गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी तो उसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या है। इन दोनों के गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी, इन दोनों के गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी? भाज्य संख्या हो गई। दूसरा केस देखिए, सेकंड केस में देखिए। सेकंड केस में क्या संख्या दी हुई है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। अब दोनों टर्म में 5 कॉमन हैं, तो 5 जब हम कॉमन ले लेंगे, 5 को जब हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 1। 5 बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या संख्या मिल गई? 5 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी? 1008 हो जाएगी। सभी का आप गुणा करके देख लीजिएगा कितना आता है। 1008 धन 1 बराबर यह मिल जाएगा हमें 5 × 1009। अब सेम चीज़ इसमें भी लिख लेना है। यही चीज़, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है मेरिट्स के बॉक्स में यहाँ पे जो बना हुआ है, क्या कि इस संख्या के पास एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। सेम चीज़ इसमें भी है। 5 × 1009 से प्राप्त संख्या के पास
दो से ज़्यादा गुणनखंड दिख रहे हैं, एक हो गया एक और एक स्वयं संख्या होगी, इसके 5 भी एक गुणनखंड होगा, 1009 भी एक गुणनखंड होगा, दो से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त संख्या भाज्य संख्या होगी। यही स्टेटमेंट यहाँ पे इसके नीचे भी आप लिख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए कि अब वृत्ताकार पथ हो गया, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो ये हो गई सोनिया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सोनिया हो गई। सोनिया को एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में, घूम के आने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लग रहे हैं सोनिया को, ठीक है। और जबकि इसी खेल का मैदान चक्कर लगाने में रवि नाम का भी एक लड़का है जो यहीं से स्टार्ट कर रहा है, सोनिया और रवि हो गए, और इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ये वृत्ताकार हो गया जो ब्लैक से बना हुआ है, और दोनों को चक्कर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अलग अलग मिनट लगते हैं दोनों को एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में। सोनिया 18 मिनट में पूरा कर रही है और रवि 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। कंडीशन क्या है कि एक ही स्थान और एक ही समय से चलना शुरू करें और एक ही दिशा में चलते रहें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक पर मिलेंगे, कितने मिनट बाद वे दोनों फिर से एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो एक चीज़ बताया था कि यदि क्वेश्चन में टाइम पीरियड की बात करी जाए, क्वेश्चन में टाइम पीरियड की बात करी जाए कि कई लोग एक साथ दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं या कैसी भी रेस लगा रहे हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे, टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो जब भी टाइम पीरियड की बात करी जाए तो हमें उन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। समझ पा रहे हैं आप। और यदि यह क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी चीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर बांटना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कक्षा में 10 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोगों को कोई खाने वाली चीज़ या कुछ भी बांटना है, तो बराबर बराबर बांटना है, इस तरह के क्वेश्चन आए, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन आए, बांटने वाले क्वेश्चन आए, बराबर बांटने वाले क्वेश्चन आए, तो उसमें हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार सर एलसीएम निकाल लिया जाए कि एचसीएफ निकालें, 2 नंबर दिए हुए हैं और दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई बार एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ की जगह एलसीएम निकाल देते हैं। इतना बस ध्यान रखिए आप। टाइम पीरियड की बात करी जाए एलसीएम, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करी जा रही है कि कितने मिनट बाद दोनों लोग एक साथ मिलेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसको। सोनिया के द्वारा लगा एक चक्कर, सोनिया के द्वारा एक चक्कर कितने मिनट में लग रहा है, 18 मिनट में लग रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर रवि के लिख लेंगे, रवि द्वारा लगा एक चक्कर बराबर 12 मिनट। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करेंगे, अतः दोनों के द्वारा प्रारंभिक स्थान में मिलने वाला समय, प्रारंभिक स्थान में मिलने वाला समय कितना हो जाएगा, समय ब्रैकेट में लिख लेते हैं 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम। अब 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 का करेंगे गुणनखंड, 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 12 का करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6,
और 3 एकम 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर 2 गुणे 3 की घात 2 और 12 बराबर 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम के लिए आपको बताया गया है घात जिसकी ज़्यादा होगी उस कॉमन नंबर को लिखना है, यानी 2 की घात 2 को लिखेंगे गुणे इसमें 3 की घात 2, 3 की घात 2 तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिकाई 9 चौको 36 मिनट। 36 मिनट अर्थात 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस मिलेंगे एक ही स्थान पर। समझ पा रहे हैं आप? 36 मिनट बाद रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। इसके पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, बेसिक सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक करके सारे उदाहरणों को बताया गया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि उसके बाद फिर इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।